छोड़कर अपने घर परिवार रात दिन रखते हमारा ख्याल, हारने लगते जब हम जंग जीवन की, हो जाते हो तुम परेशान। जीत जाते हम जब रोग से लड़कर, खिलती तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान। डॉक्टर तुम भगवान समान, जब तक हो तुम हमारे पास, नहीं टूटेगी हमारी सांस। इस धरती पर प्रकृति का तुम हो वरदान, डॉक्टर तुम भगवान समान। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के खास कार्यक्रम महिला शक्ति में आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ हिना जोशी। दर्शकों, जब हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, अगर वो डॉक्टर गौरवशाली व्यक्तित्व की खूबसूरत सी महिला हो तो हमें लगता है कि मरीजों की आधी परेशानी तो उनके दर्शन मात्र से, उनसे थोड़ी सी बातचीत से ही दूर हो जाती होंगी। ऐसी ही खास महिला गेस्ट हमारे साथ कार्यक्रम में आज मौजूद हैं। हमारे कार्यक्रम का मकसद आपको पता ही है दर्शकों, कि आपके अंदर इस कार्यक्रम के ज़रिए जितना हो सके हम सकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंचा सकें। हमारे कार्यक्रम की आज की खास मेहमान है प्रोफेसर एंड डॉक्टर इन HIMS डॉक्टर ज्योति द्विवेदी जी। डॉक्टर ज्योति द्विवेदी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं कुछ थोड़ा बहुत महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए कुछ अपने जीवन से योगदान कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका। डॉक्टर ज्योति से हम प्रेरक और रोचक चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं डॉक्टर ज्योति को आप सभी के सम्मुख दर्शकों प्रस्तुत करना चाहूँगी चंद शब्दों में। आपका जन्म ग्वालियर में एक मानवतावादी सर्जन के घर हुआ। पिता के संरक्षण में ही आपके बाल मन में मेडिकल प्रोफेशन के जरिए समाज सेवा करने की प्रेरणा ने आपको बढ़ावा दिया मेडिकल लाइफ प्रोफेशन की तरफ। आपका मेडिकल शिक्षा को ज्वाइन करना था और नए नए मुकाम हासिल करने थे। पहली शुरुआत से ही आपको बेस्ट ऑलराउंडर मेडिकल स्टूडेंट का अवार्ड मिला। आपने ENT और सर्जरी विषय 1991 में गोल्ड मेडल प्राप्त करा और परिवार को और समाज को गौरवान्वित किया। 1992 में गोल्ड मेडल सर्जरी आपको मिला। उसके बाद तो जैसे आपको अवार्ड्स की झड़ी लग गई। अगर सारे गोल्ड मेडल्स और मैम के अवार्ड्स के बारे में अगर हम यहाँ बताने लगेंगे तो हमें लगता है कि हमारे कार्यक्रम का जो सीमित समय है वो भी कम पड़ जाए, लेकिन फिर भी कुछ प्रमुख उल्लेखनीय हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। 2005 में आपको IMA प्रेसिडेंट अप्रिसिएशन अवार्ड मिला। 2007 और 2010 में आपको 2 बार राष्ट्रीय स्तर का रिसर्च अवार्ड मिला। 2010 में ही आपको बेस्ट मेडिकल टीचर के रूप में अवार्ड मिला। आप एक योग्य मेडिकल प्रोफेसर के रूप में विश्व में जाने जाती हैं। आपने मेडिकल की पढ़ाई कर अनेकों डिग्रियां हासिल की। मेडिकल की इतनी लंबी पढ़ाई में लगभग 14 से 15 साल का समय तो लग ही जाता है, और इतने नोबल प्रोफेशन में रहते हुए भी आपने अपनी हॉबी को भी नकारा नहीं, आपने उसको भी चूज़ किया और उसमें आपने एक मुकम्मल मुकाम हासिल किया। आप एक ट्रेन डांसर हैं, वो भी कथक में। अपनी शैक्षिक योग्यता के साथ साथ आप अनेक मंचों पर और विभिन्न सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी लगातार सम्मिलित रहीं और आपको मिसेस इंडिया अवार्ड 2017 मिला। मिसेस इंडिया क्लासिक टैलेंटेड, मिसेस इंडिया क्लासिक पॉपुलर जैसे अनेकों मान सम्मान सौंदर्य प्रतियोगिताओं में आपको मिलते रहे। आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिसेस यूनिवर्स मोस्ट टैलेंटेड विमेन ऑफ द वर्ल्ड अनेकों अवार्ड्स मिले। आपको पर्ल्स ऑफ इंडिया अवार्ड भी मिला है। आपका सामाजिक सरोकार, आपका राष्ट्र के और प्रकृति के प्रति प्रेम विशेष उल्लेखनीय है। आप स्पर्श गंगा महाअभियान, जो कि हमारी पवित्र पावनी माँ गंगा को गोमुख से लेकर गंगा सागर तक स्वच्छ और पवित्र करने का महाअभियान है, आप इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। डॉक्टर ज्योति, आपके बारे में जो हम बताने लगे हैं, आपकी इतनी सारी उपलब्धियां हैं, हम सबसे पहला प्रश्न आपसे यही करना चाहेंगे कि ज्योति से लेकर डॉक्टर ज्योति तक का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? बचपन में कहाँ ये सपना आपके अंदर फूला कि आप डॉक्टर बन पाई? हिना, देखिए, मैं जैसे आम बच्चे होते हैं ऐसे सभी बच्चों की तरह एक सीमित संसाधनों में जैसे भारत में लोग रहते हैं, ऐसे ही मेरा बचपन गुजरा। हालांकि मेरे पिता बहुत बड़े सर्जन थे, लेकिन उन्होंने भी हमको इसी तरह सिखाया कि भाई बिल्कुल बेसिक्स में रहना है। मतलब बड़ी लग्जूरियस लाइफस्टाइल तो हमने देखी ही नहीं थी, और बिल्कुल बेसिक में अपनी, उन्होंने पहले कह दिया था पढ़ाई में पैसा खर्च नहीं करना है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन होना चाहिए। तो इसलिए
सबको ये पता था, हमारे भाई बहनों को बचपन से, कि हमको किसी प्राइवेट कॉलेज में या ऐसी परोस के कुछ नहीं दिया जाएगा, तो मेहनत तो हमें ही करनी होगी। और थोड़ा जब मैं बड़ी होने लगी तो मुझे स्कूल में ये समझ में आने लगा कि मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद है। ओके। तो और जो मेरी शौक थे, टैलेंट्स, वो तो मैं करती ही थी स्कूल में भी। इस कारण से टीचर्स के बीच में थोड़ी सी पॉपुलर भी हो गई थी मैं। हमारी जो प्रिंसिपल हुआ करती थी उस समय, अब तो शायद वो शरीर में भी नहीं होंगी, सिस्टर अपरेटा हमारी कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल थी, तो वो बड़ा मानती थी। एंड शी यूज्ड टू से कि शी इज सच अ गुड डांसर। मुझे तब पता भी नहीं था कि मैं अच्छी हूँ डांसर की, मैं कैसी हूँ, मुझे इतना पता भी नहीं था। बट उन्होंने कुछ प्लेज वगैरह और कुछ बैलेज कॉन्वेंट स्टाइल में जो होते थे पुराने ज़माने के, तो वो इंग्लिश टाइप के, तो वो करवाए थे। तो उसमें उन्होंने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि इतना, तो वो उसमें भी मुझे चाहती थी और आगे बढ़ाती थी। पर कहीं कहीं अंतर मन में ये रहा कि मुझे तो बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है और ह्यूमन बायोलॉजी में इंटरेस्ट है। मतलब जैसे उस समय तो हम बॉटनी पढ़ते हैं, ज़ूलॉजी पढ़ते हैं, बट जहाँ भी ह्यूमन की बात आती थी, कुछ भी आता था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो मेरे को बड़ा, एंड आई यूज्ड टू गेट 100% मार्क्स इन दैट। और फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी वीक हुआ करती थी। तो किसी तरह से मैं करते करते फिजिक्स, और बहुत ही मुझे मतलब ये समझिए कि बस जैसे तैसे पास हो जाती थी फिजिक्स में। बट बायोलॉजी में हमेशा ही मेरे 90s में ही मार्क्स आते रहे। अच्छा, ये तो प्रेरणा, डॉक्टर हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे, ये प्रेरणा आपको आपके फादर से मिली है, क्योंकि आपके फादर भी मानवतावादी सर्जन रहे हैं, है ना? तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आपको डॉक्टर ही बनना है? मुझे लगता है ना, इसमें थोड़ी जीन का भी रोल होता है, अपने अंदर भी आती है, इनहेरिट करते हैं हम, वी आर बोर्न विद दैट। दोज इंटरेस्ट, जैसे हो ना, जैसे कहते हैं कि कोई अच्छा डांसर, कोई अच्छा गायक बचपन से होता है, तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि आई वॉज बोर्न विद दिस थिंग कि मुझे डॉक्टर बनना है, या ह्यूमन बायोलॉजी पसंद है, या ह्यूमन साइंस पसंद है। फिर जैसे मैं बड़ी हुई तो साथ साथ और सब चीज़ें तो कर ही रही थी मैं अपने। और हम चूँकि बहुत एक बेसिक लाइफ में लीड करते थे, मम्मी के साथ सारा घर का काम करवाना, मतलब 10वीं क्लास में, आज की लड़कियां तो शायद नहीं करती होंगी, पर रोटी बनाना सीखना, मम्मी कहती थी ससुराल जाओगी तो रोटी अच्छी आनी चाहिए बनानी, सब्जी अच्छी आनी चाहिए। तो वो दिमाग में वो भी था कि वो तो है ही जैसे। लेकिन बड़ी हुई, जब 12th में आई तो मुझे समझ में आया कि पापा मेरे स्ट्रिक्ट भी थे थोड़ा सा। यहाँ पे एक वो आता है कि हम लोगों की, जब हमारे टाइम में, अभी भी होता होगा और गाँव में तो होता ही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी थोड़ा होता है। लड़कियों की एजुकेशन, वो क्या करेंगी और क्या नहीं करेंगी, ये कोई और गवर्न करता है। तो ये पता था मुझे कि मैं अगर बायोलॉजी में पढ़ाई कर रही और अच्छा परफॉर्म करती हूँ, पीएमटी होता था हमारे ज़माने, प्री मेडिकल टेस्ट, तो अच्छा कंपटीशन तगड़ा होता था उसमें। तो मुझे मालूम था ये घर के सामने जो मेडिकल कॉलेज है, अगर इसमें एडमिशन नहीं हुआ तो मुझे पापा कहीं नहीं भेजेंगे। ओके, तो क्या ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की आपने बात करी, क्या आपने इसको फेस किया? आपके घर पे भी था कुछ ऐसा? मेरे घर में थोड़ा सा मेरी मम्मी की वजह से इतना हमें महसूस नहीं हुआ, मुझे और मेरी बहन को। लेकिन हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली थी, मैं देखती थी वहाँ पे कि बॉयज़ को तो बढ़ावा मिलता था पढ़ाई का, और क्या करना है क्या नहीं करना है, एक फ्रीडम भी था उनको, थॉट प्रोसेस में फ्रीडम था। और लड़कियों को ज़्यादातर, जो मेरी कज़न्स थी, उनके दिमाग में ही शायद ये था कि बड़े होना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, घर संभालना है। तो कई लोग उसी दिशा में चलते ही गए आगे, और आज भी वो वही हैं। लेकिन थोड़ी सी इस मामले में थोड़ी सी मैं विद्रोही रही, मैं और मेरी बहन दोनों। और मम्मी ने भी इसमें साथ दिया, क्योंकि मैं एक बात इसमें ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं और मेरी बहन दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। उन्होंने कुछ घर में ऐसा देखा, अपनी सारी फैमिली, जो वो एक्सटेंडेड फैमिली कहो, ससुराल कहो, कुछ भी कहो, उन्होंने ये जो सब देखा घर में, उनको लगता था कि क्योंकि मैं कमाती, उनके अंदर इतने टैलेंट्स थे, उनको लगता था क्योंकि मैं कमाती नहीं हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी इज्जत बहुत कम है जितनी होनी चाहिए उससे। तो उनको ये चीज़ हमेशा फील होती रही। वो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी लड़कियों को मुझे पढ़ाना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, और बाकी तो विल फॉलो। हाँ, और ये संभव भी हो पाया। फिर ये संभव भी हो पाया। फिर मैंने मेहनत बहुत की, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में पता था कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, एजुकेशन में कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, किसी प्राइवेट कॉलेज में भर्ती नहीं किया जाएगा, जाना है तो सरकारी कॉलेज में जाना है, अपनी मेहनत से जाना है, कि कहीं हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी तरह का। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, वो भी ग्वालियर में ही होगा, तभी जा पाएंगे। तो भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि मैंने फिर अपना सब कुछ छोड़ के एक लेजर लाइक फोकस की, मुझे यही करना है, बिल्कुल मुझे मेडिकल साइंस में जाना है। तो मैंने बस उस फोकस को बनाए रखा,
और जब मैं मेडिकल में आ गई फिर मैंने धीरे धीरे करके अपनी बहुत सारी और चीज़ों पे भी ध्यान दिया। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि फोकस बनाए रखना, और कहा जाता है ना हार्ड वर्क पेज, तो वो अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो उसका फल तो आपको जरूर मिलता है। जैसा आपको मिला, भगवान की कृपा रही, आपका हार्ड वर्क भी रंग लेकर आया, आपने मुकाम अपना हासिल किया। डॉक्टर ज्योति, ऐसा माना जाता है कि आप एलोपैथ के डॉक्टर हैं, है ना। इस फील्ड को, जो एलोपैथ का जो फील्ड है, वो किसी और फील्ड को एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी से, लेकिन आपने इस बात को कुछ अलग आपने प्रूफ करके दिखाया। आपने स्वामी राम मेडिकल कॉलेज है, आपने वहाँ गई आप 1996 में, आपने वहाँ पर पहाड़ी लोगों के लिए, ख़ासतौर से पहाड़ी महिलाओं को, जो अवसाद से ग्रसित महिलाएं हैं या स्ट्रेस से ग्रसित महिलाएं हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रही होती हैं, आपने उनको योग के ज़रिए भी हील किया और आपने भी योग को अपनाया, जिसके लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। ये जर्नी कैसी रही? हिना, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि ये सच बात है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स, मैं ये तो नहीं कहूँगी किसी इनसिक्योरिटी के कारण, पर वो हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी है कि हमको लगता है कि ये बीमारी, इसकी ये डायग्नोसिस होनी चाहिए, इसका ये मैनेजमेंट होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ दिमाग में ना तो ट्रेन किया जाता है हमें, ना हमारे दिमाग में आता है। पर मैं ये कहूँगी कि मुझे, क्योंकि मैं एक तरह से सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे आसपास जो होता हुआ देखा मैंने, जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे नाना जी जड़ी बूटियों की पहचान उनको थी, नाना जी को, तो वो इतनी बातें वो कहते थे, प्रेग्नेंट हुई हैं ये तो इनको ये जड़ी बूटी खिला दो। आज हम कहते हैं ना प्रेगनेंसी में कैल्शियम खिलाओ, आयरन खिलाओ, ये खिलाओ। तो मेरे नाना जी बताया करते थे, कहीं कहीं से जंगल, अब तो कहाँ जंगल, लेकिन जंगलों में जाते थे वो और ले आते थे, और वो कहते थे देखना इनकी हड्डियाँ कभी ख़राब नहीं होंगी, इनका ऐसा। वाकई में ऐसा मैं अपनी मामियों वगैरह को देखती थी, तो कहीं ना कहीं अंदर था कि बहुत हमारी ऐसी चीज़ें हैं, हम उनको पैथीज में डिवाइड नहीं करना चाहिए हमको, ये तो नेचर है, हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब उसी तरह से नेचर में, जैसे नेचुरल हर्ब्स की जैसे बात कर रही हूँ मैं, वो हो या अपने शरीर के ऊपर किया गया कोई एक्सरसाइज, ये तो सब लोग बहुत पहले से जानते हैं कि योग और एक्सरसाइज शरीर अगर करता है तो आपका शरीर लंबे समय तक बहुत अच्छा रहता है। तो मुझे लगा, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस में भी आई और मैंने जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तभी, और मैं स्वामी राम के बनाए हुए हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आ गई थी। उसके पहले से दिमाग में मैंने वैसे भी अपने गुरुदेव से क्रिया योग की दीक्षा ली हुई थी 1992 में। तो मेरे मन के अंदर तो मतलब था, ऐसा कोई एकदम से नया उपजा नहीं, कुछ धीरे धीरे पता था कि योग है, योग ही आगे आगे आपको शरीर से भी और स्पिरिचुअल जर्नी भी आपकी आगे कराता है योग। ये तो मुझे पहले से ही, बहुत पहले से मालूम था। लेकिन जब मैं यहाँ मैं स्वामी जी को भी बहुत मानती हूँ कि उन्होंने वेस्टर्नर्स के लिए योग को एक तरह से इजी बनाया, तो उनको समझ में आने लगा वेस्टर्नर्स को कि ये क्या होता है, ये योग क्या होता है और इससे क्या होता है। तो बहुत लोग उनके पास आते थे। तो उस समय हमारे इंस्टीट्यूट में एक माहौल था कि योग की बातें की जाती थी। तब से मुझे और स्पार्क्स आने लगे कि हम ऐसा करें कि मेडिकल डिसऑर्डर्स में हम कुछ करके देखें। अगर हम कोई एक योग की प्रक्रिया ऐसे डिसऑर्डर में करते हैं जो स्ट्रेस रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल महिलाओं में एक कंडीशन होती है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। माहवारी के पहले जो महिलाएं ज़्यादातर स्ट्रेस रहती हैं, जो कि रहती ही हैं घरों में आमतौर पे, उनको माहवारी आने के पहले बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं शरीर में। मतलब एक तरह से वो ऐसी मॉडलिटी है कि उसमें 300 करीब सिम्टम्स आप कहोगे, और उतनी ही ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ लोग कहते हैं। क्योंकि वो कई लोग होम्योपैथी पे जाते हैं, आयुर्वेद पे जाते हैं, इस पे जाते हैं, उस पे जाते हैं, पर कुछ इलाज ढंग से होता नहीं है उसका। तो मुझे लगा क्यों ना हम इस तरह की किसी चीज़ पे वर्क करें जिसकी बहुत सारे तो उसके सिम्टम्स हैं। कई लोग तो कहते हैं अरे पागल है, अरे हिस्टेरिकल है, घर के लोग कह देते हैं अरे बेफालतू की बात कर रही है, काम नहीं करना है इसलिए ऐसे कर रही है। तो मैंने कहा नहीं, इसको कुछ साइंटिफिकली भी स्टडी किया जाए, क्योंकि वैसे हमारा साइंटिफिक वर्ल्ड ये मानता ही नहीं है। अगर आप कुछ योग की बात करोगे तो वो कहेगा कि ये पुरानी बातें हैं, आप एक बीमारी की ट्रीटमेंट की बात कहा जाता है डॉक्टर ज्योति, जो आप करते हैं, जो करता है वही जानता है ना। तो आपने योग को अपनाया और आपने उसके बेनिफिट्स जो हैं आपने खुद महसूस किए, तो आपको लगा कि आप इसका अपने पेशेंट्स हो गए या आसपास के लोग हैं उन तक आप इस चीज़ को फैलाएं। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के जीवन में जो इतना सारा स्ट्रेस है, बहुत सारे अवसाद रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, है ना, महिला के अपने शारीरिक परिवर्तन भी कई सारे होते हैं एज के अनुसार, तो उसमें योग कितना बेनिफिशियरी होता है? योग बहुत बेनिफिशियरी है उसमें।
अगर महिलाओं ने देखो, वैसे तो ये बात की जाती है कि आप यंग एज से ट्रेन हो जाइए किन्हीं चीज़ों में, और एक बात मैं इसको हिंदी में कह लो, इंग्लिश में कह लो, कि योगा इज जस्ट नॉट टाइंग योरसेल्फ इनटू नॉट्स। ऐसा नहीं कि आप अपने टेढ़े मेढ़े हाथ पैर कर रहे हैं और वो योग हो गया। केवल फिजिकल योग नहीं होता, बहुत सारे योग आपकी सिंपल एक चीज़, जैसे स्वामी राम भी बताते थे, हमारे गुरुदेव ने भी हमको बताया है कि अगर आप अपनी सांस को पे ध्यान देना शुरू करते हैं व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, और आप अपनी सांस पे ध्यान दे रहे हैं, तो अगर आपकी ब्रीदिंग, जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना कि आपकी ब्रीदिंग थोड़ी शैलो होती है। कभी कभी आप ऐसा ब्रीथ करते हैं, कभी आप स्टॉप कर लेते हैं ब्रीदिंग को, कभी अजीब सी ब्रीदिंग आप कर रहे होते हैं। लेकिन आप अगर ध्यान दें ब्रीदिंग पे अपनी और उसको काम करने की कोशिश करें, मतलब इंस्पिरेशन इक्वल टू एक्सपिरेशन, इनहेलेशन इक्वल टू एक्सहेलेशन, धीरे धीरे तो विद इन सेकेंड्स एंड विद इन मिनट्स आपका माइंड भी काम होने लगता है। When your breath becomes calm, your mind automatically becomes calm. When your mind is disturbed, your breath is also disturbed. ओके, मतलब बेसिकली अपनी सांस को समझना, हाँ, है ना, प्रकृति के साथ खुद को जोड़ के अपने अंदर के भावों को समझना, है ना, यही योग हमको सिखाता है। यही योग सिखाता और आप योग में एक्सपर्ट हैं, आप बहुत सारे फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अगर हम आपके नेक्स्ट उसकी बात करें तो आप कई सारी अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी आपने पार्टिसिपेट किया और आपने अवार्ड्स भी जीते। इस जर्नी के बारे में बताएं कि मेडिकल की पढ़ाई करते हुए, मेडिकल की फील्ड में रहते हुए, इतनी व्यस्तताओं के बीच इस तरफ सौंदर्य प्रतियोगिताओं की तरफ रुझान किस तरह हुआ, किस तरह बढ़े? हाँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ऑब्स एंड गायनी में कर रही थी, मैं लखनऊ में थी उस समय, तो तब करते करते वहाँ पे बिरजू महाराज जी के शिष्य पंडित अर्जुन मिश्र थे, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही कभी एक सामना हो गया उनसे और कुछ बातें हुई उनसे, तो उनको शायद मेरे एक्शन से लगा कि मे बी आई एम अ डांसर। तो उन्होंने एक बार कहा कि तुमने कभी कथक किया है? मैंने कहा हाँ, मैंने ग्वालियर में, बड़ा एक बेसिक सा हमारा स्कूल था, तो मेरी मम्मी को भी था कि मेरी बेटी इतना अच्छा कर लेती। मैं जब 4 साल की थी तो एक स्कूल में एडमिशन के लिए पापा मम्मी ले गए थे, वो रीवा में, मध्य प्रदेश में एक रीवा जगह है। पापा, पहली पोस्टिंग पापा की एज लेक्चरर इन सर्जरी रीवा मेडिकल कॉलेज में हुई थी। तो मुझे, मैं 4 साल की रही होंगी, वो मुझे एडमिशन के लिए ले गए थे और वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था। तो एक मलयाली भाषा में भरतनाट्यम कोई छोटी सी बच्ची कर रही थी और मैंने उस 5 मिनट के परफॉर्मेंस को वहाँ देखा भी, और 4 साल की थी मैं, और उस भाषा को मैंने गाना याद भी कर लिया, रिपीट भी कर दिया, और उसके एक्शंस मैंने वो भरतनाट्यम के एक्शंस कर दिए घर में आके। तो मेरी मम्मी पापा को तो इतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मम्मी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि मेरी बेटी में टैलेंट है। पर मम्मी ने को लगता था कि कुछ वो सिखाएं, पर ज़्यादा घर का बहुत इस मामले में, क्योंकि वही आप जैसे जानती है कि महिलाओं, एक जनरल एक इम्प्रेशन होता था हमारे टाइम में कि डांस, मतलब नॉर्थ इंडिया में, साउथ में नहीं था ये बात, पर नॉर्थ इंडिया में था कि डांस, अच्छे घरों की लड़कियां डांस नहीं करती हैं। तो मेरी मम्मी ने इसमें भी मेरा बड़ा साथ दिया कि मतलब वही आपकी मदर का आपको बहुत सपोर्ट, हाँ, हमें आपकी जर्नी से, आपकी बातचीत से पता लग रहा है आपकी मदर का बहुत सपोर्ट रहा, तो आपने अपने सपनों को अचीव करने में और इजी आपको रहा। लेकिन हम ये अभी सौंदर्य प्रतियोगिता की बात करें तो मैंने उसी चीज पे मैं आफ्टर मैरिज हुआ। हाँ, ये आफ्टर मैरिज हुआ। तो ये आफ्टर मैरिज ही मैंने वो डांस को जब दोबारा से लखनऊ में शुरू किया, भातखंडे इंस्टीट्यूट में, तो करते करते धीरे धीरे एक आर्ट की आप दुनिया में जाते हैं ना, उससे हमारी साइंस की दुनिया थी, बहुत ही एक थोड़ी डल सी दुनिया रहती है, बहुत ही एक रिसर्च ओरिएंटेड और ऐसी रहती है। एक आर्ट्स की दुनिया में प्रवेश जब आप धीरे धीरे करते हो, और शायद मुझे पहले से भी कुछ फैशन डिजाइनिंग में, कुछ इन आर्ट्स में इंटरेस्ट रहा। अच्छा, मतलब मैं अपने कपड़े खुद सिलती थी। जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी, अपने कपड़े खुद रात भर सिल के पहन के जाती थी। तो उस तरीके से आर्ट्स में करते करते इंटरेस्ट क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया, इसमें मेरी बहन का भी बड़ा रोल है। आई हैव अ यंगर सिस्टर, बहुत ही, शी इज़ अ वेरी ब्राइट गर्ल, और काफ़ी छोटी है मुझसे, 6.5 साल छोटी है। तो वो कहती थी मुझे कि तुम किसी मॉडलिंग में जाओ, तुम कर सकती हो। शी यूज्ड टू प्रमोट मी फॉर दैट। तो जब ये इसका मिसेस इंडिया के लिए ऑडिशंस होने थे, तो मैं जा रही थी, मैं रास्ते तक गई, मैंने उसे फ़ोन किया आधे रास्ते से कि यार जैम लग रहा है, मैं तो वापस जा रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है। बट शी पुश्ड मी कि नहीं, जाके ऑडिशन दो, यू हैव द टैलेंट, यू शुड डू इट। तो फिर मैं चली गई, और फिर वो भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही कि उसमें क्या है, उसमें पहले उन लोगों ने इंट्रोडक्शन देने से ही शुरू की बात कि भाई आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या है क्या है।
तो बाकी गर्ल्स एक तो मेरे से छोटी भी थी उम्र में, शायद उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था उनको, तो जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में बोला, तो दे वर वेरी इम्प्रेस्ड। तो वहीं से एक जर्नी शुरू हो गई कि उनको लगा नहीं, मतलब हमें ऐसे किसी, आजकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी ना वो इस बात पे ध्यान देते हैं किसी के अंदर ग्रेविटी है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, केवल फेशियल ब्यूटी या बॉडी ब्यूटी से अच्छा मैं चीज़ देख रही हूँ कि अच्छी होने लगी है कि अगर आप टैलेंटेड है तो वो लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि अच्छा ऐसे किसी को लेंगे। तो इस तरह से मेरी यहाँ पे जर्नी शुरू हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा मॉडलिंग करके, फोटो शूट्स होते थे तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया मेरा, तो शादी के बाद की बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है। काफी सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं बैक टू बैक, है ना, मोस्ट पॉपुलर टैलेंटेड, मिसेस यूनिवर्स, एंड काफ़ी सारे अवार्ड्स आपको एक साथ मिले। एंड डॉक्टर ज्योति, आपके हस्बैंड का भी सपोर्ट, आपने बताई ये जर्नी कि कैसे आप ब्यूटी पेजेंट्स में आप पार्टिसिपेट किया और आप जीती। आप साथ ही साथ मतलब अगर फिर से वही बात दोहराना हमें पड़ रही है क्योंकि आप मेडिकल लाइन में हैं, है ना, इसमें 14-15 साल लगते हैं और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, बहुत पढ़ना पड़ता है। इसमें आपने अपनी हॉबी यानी डांस, जिसके आप शुरू से जिक्र कर रहे हैं, आप भातखंडे महाविद्यालय से ट्रेंड डांसर भी हैं कथक में, इसके बारे में बताएं कि मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करती थी, क्योंकि कई बार हम लोग भी कुछ सोचते हैं ना कि काम के अलावा कुछ और चूज़ करें तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता, या हम थक जाते हैं, या हमें आराम की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ें। आप कैसे मैनेज कर पाई सब चीज़ें? है ना, इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना अटेंशन एंड फोकस टुवर्ड्स समथिंग यू वांट टू डू, वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको एनर्जी देता है जी। तो पढ़ाई के साथ साथ अगर जैसे कुछ लोग, अब क्या हो गया है कि पढ़ाई अगर हम रिलैक्स करना चाहते हैं तो हम कहीं बाहर निकल जाते हैं, हम मॉल चले जाते हैं, हम कुछ और कर लेते हैं, वो भी डिस्ट्रैक्शन ही है ना एक तरह से। बट अगर हम फोकस्ड हैं कि मुझे अगर अपनी फिजिकल एक्टिविटी डांस के फॉर्म में करनी है तो वो मेरे लिए एक रिफ्रेशमेंट है, उतनी देर मैंने रिफ्रेश होकर फिर आके मैं पढ़ाई करूंगी। तो फोकस रखना पड़ता है, जो कि उस एज में रखना बहुत मुश्किल से रख पाता है कोई। तो मैं अपने जो मुझे देख रहे होंगे महिलाएं, मैं उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जो चीज़ करना चाहते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लेज़र लाइक फोकस रखिए। तो फिर चाहे वो आपकी हॉबी हो या आपका प्रोफेशन हो, आप किसी भी चीज़ में सफल हो सकती हैं। एंड स्काई इज़ द लिमिट, किसी भी चीज़ में आप चले जाइए, स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। बिल्कुल, आपके सपने, आपके सपनों की पंखों को उड़ान ज़रूर मिलती है, बट वही कहा जाता है ना, जहाँ चाह वहाँ राह। आपने चाहा है तो आप ज़रूर अचीव कर लेते हैं अपनी डेडिकेशन, हार्ड वर्क के ज़रिए। जैसे आपने इतना कुछ मेडिकल प्रोफेशन में रहते हुए भी आपने ब्यूटी पेजेंट्स भी आपने जीते, है ना, आप कथक पे ट्रेन डांसर भी हैं। इसके अलावा भी एक और प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने एक डिवाइस भी रेडी करी अपने मेडिकल प्रोफेशन में रहते हुए जिसमें सर्जरी में काफ़ी हेल्पफुल रही, उस डिवाइस के बारे में हमें बताएं। जी, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये शायद इनोवेटिव जो लोग फील्ड में जो इनोवेशंस कर रहे हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, उनके लिए भी शायद ये काम की चीज़ हो सकती है। मेरे हस्बैंड एक प्लास्टिक सर्जन है और उनकी सुपर स्पेशलिटी में भी सुपर स्पेशलिटी आप कह सकते हैं, वो कटे होठ तालू की सर्जरी करते हैं। और लगभग 10,000 सर्जरीज कटे होठ तालू की उन्होंने करी है। तो उसमें वो जब काम करते थे, शुरू में जब यहाँ पे एक स्माइल ट्रेन करके अमेरिकन एड का प्रोजेक्ट आया था, तो शुरू में जब वो काम करते थे तो एक दिन में जनरली सर्जन 1 या 2 सर्जरी ऐसी करता है, या हफ्ते में 1 या 2 करते थे लोग उस समय। उनकी एक दिन में 7-7, 8-8 सर्जरीज ऐसी होने लगी जब, और इतना छोटा सा फेस बच्चे का, छोटा कटा होठ तालू बचपन में ही करा जाता है, तो उसमें वो अंदर झांक के रहना पूरे टाइम उसमें और करते रहना। और जो एक पैलेट होती है, जो तालू होता है, वो उसमें आपको प्लेन डिसेक्ट करने पड़ते हैं, प्लेन्स टिश्यू में प्लेन्स डिसेक्ट करने पड़ते हैं। तो अगर आप नाइफ से करते हैं तो बहुत ब्लीडिंग होती है उसमें और दिक्कतें होती हैं उसमें। लेकिन जब मैं उनको देखती थी तो उन्होंने अपने आप ही एक सिरिंज से वो हाइड्रो डिसेक्शन करते थे। मतलब वो जैसे सलाइन या पानी या कुछ आप 2 प्लेन्स के बीच में डालोगे, वो फूलेगा, फिर आपको इजी हो जाएगा, आपका ब्लड लॉस भी नहीं होगा पेशेंट का उसमें। तो वो करते थे, सिरिंज से करते थे। यहाँ उनके सब ठेठें पड़ गई थी। ठेठ आप जानती हो क्या होती है? मतलब ऐसे कैलोसिटीज बन गई थी। तो मुझे लगता था कि वी शुड डू समथिंग, इनके लिए कुछ ऐसा हम डिवाइस करें कि इनको जितनी ताकत से, क्योंकि वो अगेंस्ट पॉजिटिव प्रेशर उनको इन्फ्लेट करना हो रहा है, तो हम कुछ वर्क डन जो है हमारा अच्छा हो जाए और एफर्ट कम लगे।
ओके। तो हमने इसमें फिजिक्स का प्रिंसिपल लगाया, हम दोनों ने अपना दिमाग लगाया। अच्छा, ये आपने और अपने हस्बैंड ने मिलकर दोनों इस ने डिवाइस को हाँ innovate दिमाग किया लगाया है। कि कैसे हम इसको लीवर प्रिंसिपल से इसमें हम वर्क डन ज़्यादा हो और एफर्ट कम लगे। तो अब वो बड़े आराम से कई सर्जरीज इनमें कर लेते हैं उस डिवाइस के आने के बाद से। ओके। एंड डॉक्टर ज्योति, ये डिवाइस का तो बहुत ही प्यारा आविष्कार है, इससे कम ब्लड लॉस होता है, आपने बताया सर्जरी में। एक और प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, है ना, आप खुद एक महिला हैं। पहाड़ों में पहाड़ी परिवेश की बात करें तो अगर हम पीरियड्स की या माहवारी की बात करते हैं, शहरों में तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, पैसे भी लोगों के पास रहते हैं अपने हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन जो पहाड़ी परिवेश में महिलाएं रहती हैं, खेती बाड़ी करती हैं, काम करती हैं या बच्चियां हैं, तो वो पीरियड्स के दौरान या माहवारी के दौरान हाइजीन उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, या हर महिला के लिए कितनी इम्पॉर्टेंस है हाइजीन की, और क्या क्या बीमारियों से बचा जा सकता है हाइजीन को मेंटेन करते हुए? बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है ना, क्योंकि ये तो जानना बहुत ज़रूरी है सब महिलाओं के लिए। और इसमें एक बात और मैं जोड़ूंगी थोड़ी देर बाद। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हर छोटी बच्ची से जब से वो माहवारी उसकी स्टार्ट होती है, पीरियड स्टार्ट होता है, उसके पहले से हमें उसे एजुकेट करना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या चीज़ होती है, मतलब साफ सफाई रखना ड्यूरिंग पीरियड्स कितना ज़रूरी है। धीरे करके बड़ी बड़ी बीमारियों में परिवर्तित हो सकता है अगर आपने उसको उस तरीके से सिखाया नहीं। तो आजकल तो अच्छे सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह भी आ गए हैं जो सॉर्ट ऑफ स्टरलाइज्ड होते हैं, पर वो एनवायरनमेंट पे बड़ा बोझ बन रहे हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि एक सैनिटरी पैड 500 साल लेता है डिसइंटीग्रेट होने में, धरती माता में समाने में। तो इससे आप अंदाज लगाइए जो प्लास्टिसाइज्ड हम कर रहे हैं। तो पहले पुराने ज़माने में जब वो कपड़ों का इस्तेमाल करती थी, हालांकि वो बहुत कम्बरसम था, धो के धूप में सुखा के, वो उससे बेटर थे एनवायरमेंटल के अगर नज़रिए से आप देखें। लेकिन अभी मैं एक फेम वर्ल्ड फाउंडेशन करके एक NGO से जुड़ी हूँ। मेरी ही फ्रेंड है, मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में MBBS उसने किया है, उसने बनाई है NGO फाउंडेशन। मैं भी जुड़ी हूँ एजुकेट करने के लिए महिलाओं को। इसी तरह गांव में विलेज में जाके हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे एजुकेट करना चाहते हैं, क्योंकि धीरे करके मतलब उस लेवल तक वो बीमारी हो सकती है जैसे कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, उस लेवल तक भी जा सकती हैं। पहले इन्फेक्शंस होंगे, मल्टीपल इन्फेक्शंस होंगे अगर माहवारी के समय केयर नहीं की गई और हाइजीन नहीं मेंटेन किया गया। तो हमने इस फाउंडेशन में इस तरीके के सैनिटरी नैपकिन्स भी हम बनवा रहे हैं जिनमें औरतों को एम्पावरमेंट भी, मतलब फाइनेंशियल भी वो कर पा रही हैं काम, कि वो लोग कुछ ऐसे सैनिटरी पैड्स बना रहे हैं जो खुद ही धो के महिला यूज़ कर सकती है ना। और उसका जो पार्ट हम डिस्पोज भी अगर करेंगे तो वो बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा। तो हम ऐसा काम भी उसमें कर रहे हैं। तो आपने जो एक प्रश्न पूछा एजुकेशन का, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये माँ के थ्रू या किसी रिश्तेदार के थ्रू हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हम मदर्स को भी एजुकेट करें, हम रिश्तेदारों को भी एजुकेट करें कि जब पहली बार लड़की होती है, पीरियड स्टार्ट होते हैं उसके, तो कैसे उसको सिखाना है हमको। या मतलब बिल्कुल एक लड़की या महिला भी फोकस ना करके समाज को एजुकेट करना चाहिए। एजुकेट करना बहुत जरूरी है ताकि ये जानकारी सब तक पहुंचे और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए जरूर मेंटेन करना चाहिए। डॉक्टर, आखिरी प्रश्न, समय की कमी है हमारे पास। स्पर्श गंगा अभियान है जो बहुत ही खूबसूरत अभियान है, माँ गंगा को पवित्र करना, गौमुख से लेकर गंगा सागर तक। उस अभियान की भी आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप प्रकृति से भी बहुत जुड़ी हैं, आपके अंदर दया भाव बहुत कुछ है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से, ये भी कहानी लंबी है लेकिन मैं जल्दी से बता देती हूँ कि पहला प्रश्न प्रकृति का ले लेती हूँ। मुझे प्रकृति के से, पेड़ों से बहुत लगाव है, और मुझे लगता है कि जो पेड़ नष्ट हो रहे हैं, इतने हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं विकास के नाम पे, है ना, और भी चीज़ों के नाम पे। केवल विकास तो चलो ज़रूरी भी होगा, शायद है भी, तो चिड़िया कहाँ रहेंगी, घोंसले कहाँ बनाएंगी, कैसे होगा, और ये सब चीज़ें मेरे मन को काफ़ी विद्वेलित करती हैं। और मैं चाहती हूँ, मैं भी जिस छोटे से, मतलब इतना बड़ा घर नहीं है हमारा, लेकिन उसके घर को छोटा बना के हमने चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए हैं। और स्ट्रे डॉग्स के लिए मैं हमेशा मैं कहती हूँ कि ये जो भंडारे चलते हैं इंसानों के लिए, है ना, इंसानों का तो फिर भी पेट भरा हुआ है, सरकार भी देती है, हर कोई देता है, लेकिन ये बेचारे अनाथ है, इन्हें कौन खिलाएगा। तो जैसे पुराने ज़माने में होती थी, नानी के टाइम में, दादी के टाइम में, कि एक रोटी गाय की निकालो बेटा, एक रोटी कुत्ते की निकालो बेटा। तो मुझे लगता है कि ये सब महिलाओं को अपने घर में करना चाहिए। और शायद लगता है कि आपका प्रकृति के प्रति, जीव जंतु के प्रति जो प्रेम है, शायद वही आपको स्पर्श गंगा अभियान से जोड़ा होगा। जी, मेरे लिए तो ये, मेरे ख्याल से बहुत भाग्य
की बात, भाग्योदय की बात रही कि मैं माँ गंगा से जुड़ी। बचपन से मेरे पापा, मैंने अपने पापा का भी जिक्र किया ही है, लेकिन उन्होंने मुझे प्रमोट किया, ये वाली बात मैंने नहीं कही, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ ये वाली बात कि पापा हमको बचपन से घुमाने के लिए लाते थे और गंगा स्नान के लिए लाते थे। तो गंगा माँ से जो जुड़ाव रहा हमारा बचपन से, मुझे हमेशा लगता था हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो भगवान ने शायद निशंक जी, माननीय निशंक जी को प्रेरणा दी कि उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम स्पर्श गंगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, आप जगह जगह इसके बारे में एजुकेट करिए, लोगों को बताइए, और जितने भी हमारे सफाई के अभियान होते हैं उस पर आप शामिल होइए। बहुत खूब डॉक्टर ज्योति। थोड़े से शब्दों में, जो हमारे पहाड़ी परिवेशों में बच्चियां रहती हैं, है ना, आगे बढ़ना चाहती हैं या शहरों में रहती हैं, छोटे छोटे सपने होते हैं, अगर मेडिकल लाइफ प्रोफेशन की तरफ बढ़ना चाहती हैं तो उसके लिए उनको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? और कई बार असुविधाएं रहती हैं, कई फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो उन बच्चियों के लिए, उन महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं लड़कियों को, महिलाओं को, छोटी छोटी बच्चियों को एक बात कहना चाहती हूँ कि आप कर सकते हो। अपने मन में हमेशा ठान के रखो कि यू कैन डू इट, और थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, चाहे वो मेडिकल में आना हो, इंजीनियरिंग में जाना हो, कोई बहुत बड़ी आपको कोई चीज़ हासिल करनी हो, तो मेहनत करते रहो। जितनी मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। और जो माताएं हैं, मैं उनको भी कहती हूँ कि अपनी लड़की को जितना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात यहाँ ज़रूर मैं करना चाहूँगी कि जितना आप चाहती हैं कि आपका लड़का पढ़े, कमाए, बढ़े, उतना ही अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाइए। अपनी लड़कियों से भी कहिए कि तुम पढ़ो, रोटी तो बनी ही जाएगी, रोटी तो हम बनाएंगे ही, सभी लोग बनाएंगे। आजकल तो लड़के भी बनाते हैं, लड़कियां भी बनाती हैं, सब होता है, सब सुविधाएं आ गई हैं, मशीन्स आ गई हैं। लेकिन उनको केवल ये नहीं कि घरेलू काम कर रही हैं, ठीक है, बाद में शादी करनी है, शादी तो हो जाएगी, सब हो जाएगा, लेकिन उनको, बच्चियों को भी खूब मेहनत करनी है, और माताओं को उनको प्रमोट करना है, पिता को भी उनको प्रमोट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, कि वो आगे बढ़ सके और लड़कियां अपना फोकस रखें। डिस्ट्रैक्शंस आजकल बहुत है, मोबाइल फोन्स, टीवी और दुनिया भर की चीज़ों के डिस्ट्रैक्शंस, वो सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको अगर मेडिकल की लाइन में आना है तो कई बार 15-16 घंटे भी लगातार पढ़ना पड़ता है, और कई साल तक पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्योति, आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ी और आपने इतनी अहम जानकारियाँ और इतनी प्रेरक किस्से अपने जीवन वृतांत की, अपनी जीवन यात्रा के सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आखिरी में एक बात बोलूँ, लड़कियों के लिए बोलती हूँ, चलो जागृत करने के लिए, क्योंकि विवेकानंद मेरे आइडियल रहे हैं, हमेशा उत्कृष्ट जागृत की बात करते थे। तो मैं एक छोटी सी कविता बोलती हूँ। उठो अब निराशा निशा खो रही है, सुनहली सी पूरब दिशा हो रही है, उषा की किरण जगमगी हो रही, विहंगों की ध्वनि नींद तम धो रही, तुम्हें किस लिए मोह घेरा हुआ है, तुम्हें किस लिए मोह घेरा हुआ है, उठो सोने वालों सवेरा हुआ है। बहुत खूब डॉक्टर ज्योति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है हमारा आज का ये महिला शक्ति का जो एपिसोड है आपको पसंद आया होगा। डॉक्टर ज्योति से कितनी प्रेरक बातें हमें बताई, और एक बहुत मेन बात बताई कि आपको जो भी अपना सपना अगर साकार करना है तो आपको उसके लिए फोकस्ड रहना पड़ेगा। तो चलते चलते दर्शकों, आपसे इतना कहना चाहूँगी, हमें प्रकृति ने बहुत प्रेम, दया और करुणा से भरा हृदय दिया है। आप उसे संभाल कर रखें, संजो कर रखें, उसका सदुपयोग करें, अपना ख्याल रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।